नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में 12वीं कक्षा की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कथित अनियमितताओं के चलते सरकार ने 2 शीर्ष अधिकारियों को हटाते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दे दिया है। इस कार्रवाई के तहत बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के पदों में बदलाव किया गया है। सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाहों लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को नया सचिव नियुक्त किया है। यह कदम डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में खरीद और संचालन से जुड़ी शिकायतों के बाद उठाया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों का तबादला करना पर्याप्त नहीं है और यह कार्रवाई छात्रों व अभिभावकों के आक्रोश का समाधान नहीं है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि देश को एक मजबूत और शिक्षित नेतृत्व की आवश्यकता है, जो शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई करके गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश को एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। फिलहाल सरकार ने जांच समिति बनाकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। तो सीबीएसई विवाद पर सरकार ने एक्शन लिया है। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने पेपर लीक मामलों पर सवाल उठाते हुए इस मामले को एक बार फिर से गरमा दिया है। तो नई नियुक्तियों के साथ सीबीएसई में बदलाव की भी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनोज त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार साहिल साहब। मनोज जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कई परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा भी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरीके से एक वीडियो संदेश के माध्यम से इस बात को जाहिर किया है कि देश में एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर की जरूरत यहां पर आन खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो भी गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री या उनकी शैक्षिक योग्यता पे सवाल उठाना बड़ा प्रश्न नहीं है। बड़ा प्रश्न है इन हजारों छात्रों के भविष्य का, जिनको परीक्षा में जो उनके जीवन भर का उनका एक सपना भी होता है और उनकी स्वयं की एक मेहनत भी होती है। और इस लचर व्यवस्था के चलते हुए, चाहे वो हमारे शैक्षणिक सिस्टम हो और चाहे वो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनमें पारदर्शिता का जो हनन हुआ है पिछले दिनों में, आप देखिए, चाहे वो सीबीएसई हो और चाहे वो आप बड़ी परीक्षाएं हो, यूपीएससी की हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, अगर उन छात्रों के फेवर में विपक्ष में होने के नाते अपने कर्तव्य बोध का अरविंद केजरीवाल जी एहसास नहीं करेंगे, तो वो किससे मांग करेंगे? वो पाकिस्तान में जाके मांग करेंगे क्या? अपने केंद्र सरकार से मांग करेंगे? अपने मिनिस्टर एचआरडी से मांग करेंगे? तो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में रहकर अपने कर्तव्य बोध का एहसास करना और मजलूमों की आवाज को उठाना और व्यवस्था पर जो व्यवस्था में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उनको इंगित करना, तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक कर्तव्य बनता है विपक्षी होने के नाते। उस विपक्ष धर्म को निभाने का काम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अच्छा मनोज जी, वहीं जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इन नियुक्तियों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये कहना है कि नई नियुक्तियों के साथ सीबीएसई में जो आगे की प्रक्रिया है वो और अच्छी और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ पाएगी।
देखिए, नई नियुक्ति अगर हुई है तो कुछ ना कुछ तो मापदंड रहे होंगे और कुछ ना कुछ उन्हें खामियां नजर आ रही होंगी। वो हमारे शीर्ष नेता हैं और वो जो कर रहे हैं वो छात्रों के हित में कर रहे हैं, इस राष्ट्र के हित में कर रहे हैं और तमाम उस युवा शक्ति के हित में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। वरना तो आप देख ही रहे हो कि इस वक्त कैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त देश में किसी की आवाज उठाना भी बहुत गलत है। अपराधीकरण इतना बढ़ गया है। मैं गाजियाबाद एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या कर दी जाती है, तो दूसरी तरफ एक खोड़ा में भी एक चल रहा है, वहां भी एक हत्या हुई थी, वो भी दुखद है। लेकिन वहां पर हत्यारा एक विशेष समुदाय से होता है, एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन अभी पिछले दिनों 3 हत्याएं, गोपाल शर्मा ग्रेटर नोएडा में हत्या हो जाती है, उसमें किसी तरह का वो एक पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई जो एक खोड़ा में होती है। तो अपराधी में भी जाति, धर्म और चुनावी जो बीज गणित है उसमें एक नफे नुकसान वाला कैलकुलेटर देख के अपराधी छांटे जाते हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं, अभी हापुड़ के एक युवक की मेरठ में परसों हत्या हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में अपराधीकरण इतनी तेजी से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो एक जातिगत चुनावी नुकसान को देखकर अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। जबकि अपराधी सिर्फ अपराधी है, उसको जाति मजहब से आंकना वो बिल्कुल गलत है। और इस पर भी अगर कोई प्रश्न उठाएगा, बोलेगा, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस अभिव्यक्ति को दबाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। और जितनी बातें हो रही है, ये मैं बड़ा विवश होकर, बड़े डरा और सहमा होकर बोल रहा हूँ। आज देश में अघोषित आपातकाल वाली स्थिति हो गई है कि झूठ को झूठ भी ना कहो और गुनाह को गुनाह भी ना कहो। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनको चाहे कितना भी उन पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हो, एक तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि कानून और न्याय में आस्था रखने वाले लोग हैं हम लोग। ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अपनी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाली पार्टी है। और विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई जाएगी, पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी, शांतिपूर्ण ढंग से उठाई जाएगी, किसी की कोई मानहानि नहीं की जाएगी। लेकिन आवाज युवाओं की उठाई जाएगी, बेरोजगारों की उठाई जाएगी, मजलूमों की उठाई जाएगी, आदिवासियों की उठाई जाएगी, हर उस वंचित व्यक्ति की उठाई जाएगी जो समाज की पंक्ति में बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। चलिए मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद साहब। पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा में भारत सरकार के 6 आईएएस अधिकारियों के एक दल ने प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक परियोजनाओं का अध्ययन किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH परियोजनाओं की प्रगति और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने अधिकारियों को परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 30 से अधिक बड़ी कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन कंपनियों की तरफ से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिली है। अधिकारियों को यह भी जानकारी दी गई कि इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 23,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। बैठक के बाद आईएएस अधिकारियों ने परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया और विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद हुड़दंग बाजों के हौसले कम होते नजर नहीं आ रहे। ताजा मामला भोपा थाना क्षेत्र के
बेलड़ा गांव का सामने आया है, जहां दर्जनों युवक कारों में सवार होकर खुलेआम हुड़दंगबाजी करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कई युवक चलती कारों की खिड़कियों और छतों पर बैठकर स्टंट और शोर शराबा कर रहे थे, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवकों को बेखौफ अंदाज में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल बढ़ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर हुड़दंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। संबंधित वाहनों के नंबरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल भोपा पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर हुड़दंगियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने चर्चित रॉकी हत्याकांड सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। तो पुलिस जांच में सामने आया कि रॉकी की हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का नहीं, बल्कि पारिवारिक और संपत्ति विवाद का नतीजा थी। आरोप है कि रॉकी की पत्नी, बेटे और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले रॉकी को घर से बहाने से अपने साथ बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने बेहद निर्ममता दिखाई। जांच में खुलासा हुआ कि रॉकी के शव को कादीपुर क्षेत्र में जमीन में गाड़ दिया गया, जबकि पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी गर्दन धड़ से अलग कर नहर में फेंक दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या की पूरी साजिश संपत्ति विवाद को लेकर रची गई थी। मामले में पुलिस ने मोंटी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। सिखेड़ा और भोपा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग इस वारदात की क्रूरता को लेकर हैरान हैं। देखिए, सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में एक मामला 18/5 को संज्ञानित हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी और यह जानकारी मिली थी कि वो ऋषिकेश में कोई वारंट था उनका, जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटे हैं। इसी परिदृश्य में मेरे द्वारा एसपी सिटी, सीओ मंडी तथा इंस्पेक्टर सिखेड़ा तथा अन्य पुलिस टीम की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें पूरी शिद्दत से कार्य हो रहा था। जिस पर जब तमाम पूछताछ या जानकारी या जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विकसित कुमार को ये उसकी पत्नी रेनू, उनका बेटा बादल और अपनी पत्नी समेत, साथ ही साथ शुभम जो उसका दोस्त था, तथा ये मोंटी उसके साथ मिल करके कोई अनहोनी कर दिए हैं, जिसके आधार पर टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस वहां जाती है भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में, वहां पर मोंटी नाम का एक बदमाश के बारे में सूचना मिलती है कि जो इस घटना में शामिल था। उस आधार पर जब पुलिस उसको ट्रैक करती है तो पुलिस पर वो फायर करता है, जिसके आधार पर पुलिस उसको काउंटर फायर आत्मरक्षा। वहीं दिल्ली एनसीआर के व्यस्ततम मेट्रो स्टेशनों में शामिल नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स ने अचानक आती हुई मेट्रो के सामने ट्रैक पर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों ने यह नजारा देखा तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी व्यक्ति ट्रैक पर उतर गया। हालांकि स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ जवानों और वहां मौजूद कुछ यात्रियों ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे ट्रेन के करीब पहुंचने से पहले ही सुरक्षित ट्रैक से ऊपर खींच लिया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। मेट्रो प्रशासन ने भी तत्काल आवश्यक कदम उठाए, जिससे सेवाओं पर अधिक असर नहीं पड़ा। फिलहाल पुलिस और मेट्रो सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया। उसके परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फुटे अट्ठा अंडरपास के पास ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद महिला और उसके पति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वायरल वीडियो में ई रिक्शा चालक और उसके कुछ साथी एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।
आरोप है कि टक्कर के बाद कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि उसके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण डॉक्टरों को टांके लगाने पड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार एवं मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है। साक्ष्यों और तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ? क्या बात? मामला कुछ ना हुआ। आए गाड़ी से गाड़ी मिली, बोले कि वो बस बदतमीज बोल रहा, आते लूट खसो शुरू कर दी। गाड़ी में उतरते ही कौन लोग थे और कौन सी गाड़ी थी? तीन चार जने थे, 4-5 जने। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? टिर्री थी, टिर्री 2। किधर गई टिर्री? इधर गई सीधी चंदपुरे की तरफ को। अच्छा, 3-4 लोग थे वो। हाँ। बोल के देना भतेरा पकड़ा उनको, इसका सिर फोड़ गया एकदम, इसके कुंडे सोने के पहनने के लंबे लंबे, उनको छीन के भग गए और भतेरे भगे उनके पीछे। हम 2 ही जने बाप बेटे, हम कहाँ तक भगते। आप कैसे थे? बाइक से हम ये जा रहे थे गाड़ी पे, तो उन्होंने रोका। किसने? पता उन्होंने टिड्डी वालों ने बदतमीजी करने लगे उनके आदमी की, लेकिन मार पिटाई करी है। वैसे कैसे मारोगे मुझे? पहले तुझे बताऊं, पानी ला कर सिर पे मार दिया टिड्डी में। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना ककरौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुलेमान और दानिश नामक आरोपियों को दबोच लिया। आरोप है कि दोनों आरोपी लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर उनके पैसे निवेश के नाम पर लेते थे और क्रिप्टो करेंसी में रकम लगाने का दावा करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों से एटीएम कार्ड और अन्य बैंकिंग संबंधी जानकारी भी हासिल कर लेते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, एटीएम स्वाइप मशीन, जीपे स्कैनर, बायोमेट्रिक मशीन, नोट गिनने की मशीन, चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 कार और 3 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। बरामद सामान के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। थाना ककरौली पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। कल दिनांक 1/6/2026 को थाना ककरौली पुलिस टीम द्वारा गांव के लोगों से पैसा डबल करने का झांसा देकर उनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा के उनको एक बड़ा स्कैम किया जा रहा था। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे और उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 2/6/2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जब पुलिस चेकिंग करी जा रही थी, तभी थाना ककरौली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम है सुलेमान और दूसरा दानिश। ये दोनों बिजनौर के रहने वाले हैं। इन दोनों की पास से एक HP लैपटॉप, एक नीले बैग में डॉक्यूमेंट्स, 2 एंड्रॉइड मोबाइल, एटीएम स्वैप मशीन, कैश काउंटिंग मशीन, Hyundai वेन्यू कार, गूगल पे स्कैनर, बायोमेट्रिक मशीन और एक फंक्स कार, ये इतनी बरामदगी हुई है और इसमें आगे की जांच चल रही है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों और सड़क किनारे खुले में शराब पीने और नशे की हालत में उत्पात मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। जेवर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 37 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ये लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे थे या फिर नशे की हालत में कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और नशे की हालत में उत्पात मचाना कानूनन अपराध है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेवर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब पीकर हंगामा करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। वहीं बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में मजदूर की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक प्लॉट में
4 दीवारी निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक निर्माणाधीन दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में एक मजदूर आ गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस की टीम पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान विक्रम सिंह के रूप में हुई है, जो जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। वो निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इस पहलू की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक अनूप शहर में सीएनजी के पंप के सामने एक 4 दीवारी की जा रही थी। उसमें मजदूर दीवार लगा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो दीवार गिर गई और उससे उनके मजदूर की मृत्यु हो गई। मजदूर का नाम विक्रम सिंह पुत्र श्यामलाल बताया जा रहा है, जो कि संभल के रजपुरा के रहने वाले हैं। ये बताइए, उसमें पता चला है कि जगतपाल सिंह है, उनका ये फर्म बनाया जा रहा है। अब उनको बुलाया गया है और उनसे तस्दीक की जा रही है, उनकी सारी जाँच की जा रही है। यहाँ पर एक वहीं नोएडा में श्रमिक आंदोलन से जुड़े एक मामले में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीयू के छात्र योगेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर श्रमिक हिंसा से जुड़े मामले में भ्रामक और भड़काऊ जानकारी फैलाने, साथ ही साजिश रचने का आरोप है। जानकारी के अनुसार योगेश मीणा पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुका है और उसका संबंध रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया से भी बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित रूप से डीसीपी के चालक की संलिप्तता को लेकर झूठी कहानी गढ़ी और उसे सोशल मीडिया व डिजिटल ग्रुप्स के माध्यम से फैलाया। इससे पहले पुलिस ने 20 मई को अनिल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो खुद को डीसीपी का ड्राइवर बता रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि अनिल और योगेश एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल माध्यमों पर भड़काऊ संदेश प्रसारित किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले की गहन जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को आंशिक राहत मिल रही है। बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के कारण लू के असर में कुछ कमी देखी जा रही है। हालांकि मंगलवार को राजधानी में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 3 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित पूरे एनसीआर में आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, ताकि गर्मी और मौसम परिवर्तन के प्रभाव से बचा जा सके। वहीं सिंगापुर में आयोजित एक विशेष आध्यात्मिक संवाद ने प्रेम, करुणा और मानवीय एकता का ऐसा संदेश दिया, जिसने विभिन्न देशों, संस्कृतियों और पेशों से जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। सिंगापुर के सैयद अलवी रोड स्थित प्रतिष्ठित वेगा बॉन्ड क्लब में आयोजित सीना बा सीना, दिल से दिल कार्यक्रम में दरगाह अजमेर शरीफ के 26वें गद्दी नशीन, वंश परंपरागत कुंजी संरक्षक और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफी मुसाफिर हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने शिरकत की। इस विशेष आयोजन में व्यापार जगत के प्रतिनिधि, राजनयिक, समाज सेवी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आध्यात्मिक चिंतन में रुचि रखने वाले लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन गार्चा ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरप्रीत बेदी गार्चा ने किया। वहीं सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव अजय सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। अपने संबोधन में हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि आज दुनिया जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि दिलों के बीच बढ़ती दूरी से परेशान है। उन्होंने कहा कि जब एक दिल बिना किसी स्वार्थ और पूर्वाग्रह के दूसरे दिल से जुड़ता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिकता जन्म लेती है। उन्होंने ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रेम, सेवा और मानवता को जीवन का सबसे बड़ा संदेश बताया। संवाद के दौरान हाजी चिश्ती ने सूफी परंपरा, आध्यात्मिक विरासत, आधुनिक जीवन की चुनौतियों और वैश्विक भाईचारे पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सूफीवाद दुनिया छोड़ने की नहीं बल्कि दुनिया में रहकर प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। उन्होंने कुरान, वसुदेव कुटुंबकम, अद्वैत वेदांत और सिख दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी आध्यात्मिक परंपराओं का मूल संदेश एक ही है, मानवता, एकता और प्रेम। कार्यक्रम के समापन पर मौलाना रूमी के प्रसिद्ध संदेश के साथ लोगों को आशा और भाईचारे का संदेश दिया गया। यह आयोजन केवल एक आध्यात्मिक संवाद नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को जोड़ने वाला एक जीवंत मंच साबित हुआ, जिसने उपस्थित लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।